चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज रेस्पिरेशन। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उस लेक्चर को ध्यान में रखना, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा, उसमें हमने क्या दिखाया था कि C6H12O6 सेल के पास कैसे पहुंचता है, यही पढ़े थे ना हम लोग। ये सेल के पास कैसे पहुंचता है। अब देखेंगे हम लोग, जो इसमें आप O2 लिखते हो, ये सेल के पास कैसे पहुंचता है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग O2 सेल के पास कैसे पहुंचता है। ठीक है, इसी का नाम है हमारा रेस्पिरेशन। क्लियर। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, ध्यान से देखना, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इन सब का सारा मेन मकसद क्या है? एनर्जी रिलीज करना। ठीक है। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का है ऑर्गेनेल्स है। सेल अपने आप में कहो तो भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्गी बॉडी हो गया आपका, लाइसोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये सब भी उनके अंदर में बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है। तो उनके अंदर में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है। ठीक है ना। माना कि ये सेल है, ठीक है ना, तो इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, है ना, ये सब भी बात, इसके अंदर में जाके हमारा ये रिएक्शन होता है। कल लास्ट लेक्चर में, कल का मतलब लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ क्या पहुंचा दिया था? C6H12O6। अब आज क्या पहुंचाएंगे इधर से हम लोग? O2। दोनों रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। तो वही ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। The energy released during respiration is used to make ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। From ADP molecules, adenosine diphosphate and inorganic phosphates मिलकर, तो ADP अब प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या हो गया? ATP फ्रॉम रेस्पिरेशन। यानी कि ऐसे समझो बेटा, जो रिएक्शन आपका हुआ, आपका जो आपका रिएक्शन हुआ, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना, जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई बेटा? किस फॉर्म में? एडीपी में। जो एनर्जी आपकी बन गई उसको आप यूटिलाइज कर दो, बची हुई एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फैट, जैसे ये सब आपके फैट वगैरह है ना, वो फॉर्म में रह जाता है। ऐसे समझो कि किचन में खाना रखा हुआ है, जिसको जरूरत पड़ा वो खा लिया, जिस समय खाना बना, ठीक है ना, मम्मी ने खाना बनाया, जो भूखे लोग थे उनको खिला दिया। एक्स्ट्रा जो फूड बच गया उसको कहाँ रख दिया जाता है? फ्रिज में। ठीक है ना, ये चीजें। उसी तरह समझो कि जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना, वो एडीपी के फॉर्म में यूटिलाइज आपने कर लिया। बाकी स्टोर करने के लिए आपको एटीपी के आपने फ्रिज में रख लिया। फ्रिज का सामान डायरेक्ट नहीं खाते हैं, क्या करते हैं? गर्म करके खाते हैं उसको एडीपी में, यानी एटीपी में हमने फ्रिज में स्टोर किया, जब यूज करेंगे तो एडीपी में करेंगे, तो उसको गर्म करेंगे। यानी बिल्कुल उसी तरह का इसका भी मैकेनिज्म। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टोर्ड होगा बेटा किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, बट यूज होगा एडीपी के फॉर्म में। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल वैसे ही खाना बन गया, सब लोग खा लिया, जिसको जिसको भूख लगी थी। एक्स्ट्रा जो खाना बना मम्मी ने फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में कैसे रखा उसको? फ्रिज में देखते हो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है ना, बाहर से एयर न ये हो जाए तो उसको उसमें रखा गया है। जब यूज करेंगे तो फिर गर्म करेंगे खाना, तब खाना खाते हैं, है ना, वही चीजें। The cells need energy. ATP is broken down in the presence of water
टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज। वही बात है बेटा, एटीपी को हमने बर्न किया तो क्या मिला, एडीपी प्लस एनर्जी। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ना ये? तो बोलो एडीपी और एटीपी के समझ में आया? तो एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, इसको एनर्जी करेंसी भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, संभावना है। क्वेश्चन आए या ना आए आप समझो पहले, है ना? चलिए, ये बिल्कुल आप चार्ट याद रख लेना, कंसेप्ट को समझो पहले। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा ये बताओ, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में तो अंतर पता है आपको? रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग, लेकिन रेस्पिरेशन तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, है ना? वो क्या होगा, आपने सेल्यूलर प्रोसेस अंदर लिया, ठीक है ना, अंदर में जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो आपका रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे हम लोग क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और दूसरा एनारोबिक जो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, अबाउट 38 एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है। कितना बेटा? 38 एटीपी की एनर्जी इसमें रिलीज होती है। इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये पूछा जाता है कि एरोबिक का मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है? तो क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, U2 और क्या है, H2O प्लस एनर्जी, 38 एटीपी एनर्जी। कितना? 38 एटीपी एनर्जी। In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate। ये क्या है? इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। मतलब ये डायरेक्ट ग्लूकोज से आपका ये नहीं होता है, ग्लूकोज से डायरेक्ट आपका ये नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बोले तो C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। देन इस पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ये CO2 H2O और एनर्जी तैयार होती है। क्या नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। तो ग्लूकोज पहले इसका इंटरमीडिएट बनेगा पायरुवेट में, ठीक है ना? अब फिर यहां से आपका कन्वर्ट होता है। ये डायरेक्ट इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। बोलो फैजान, यस सर, हर्ष, परीक्षित, आगे चलिए, प्रांशु, ठीक है? रिवीजन। हाँ, क्लियर बेटा? इसमें अब आते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, अबाउट कितना? 2 to 3 ATP। 2 to 3 ATP ना के बराबर, ठीक है? The end products are lactic acid और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें ये दो टाइप की रिएक्शन होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके लैक्टिक एसिड तैयार होते हैं, समझ गए? जैसे आप फास्ट मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके सेल्स को थोड़े पता था कि आप मूव करने वाले हो, तो उसको उतनी एनर्जी रखा ही नहीं था,
एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है? कोई अगर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो तो सेल्स जो हैं आपके, वो आपके डेली टाइम के फिजिकल एक्सरसाइज की जो आप दिनचर्या उसके अनुसार से जितनी एनर्जी उसे चाहिए था वो अपना रखा था। लेकिन अचानक से कुत्ते ने आपके पीछे किया, भागना शुरू किए। अब सेल को थोड़े पता था कि कुत्ता काटने वाला है आपको, तो जितनी एनर्जी चाहिए थी वो कंज्यूम हो गई। अब और एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने अपने एक्सरसाइज बढ़ा दिया, अपना वर्क बढ़ा दिया, भागने में जो आप भाग रहे हो ना, ऐसे ही हवा में थोड़े भागोगे, एनर्जी रहेगी तभी तो भागोगे। तो सेल्स क्या करता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ तेजी से, जल्दी से एनर्जी बटोरने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने तो भागना शुरू किया, सेल्स को पता ही नहीं था, तो तुरंत इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये उसका क्रैम्प, जो मसल्स क्रैम्प उसका ये भी होता है। वो मसल्स क्रैम्प क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। तो आप यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी आया इसमें, ठीक है ना, तो इसी के कारण आपका मसल्स क्रैम्प होता है। उसने तेजी से आपका व्यवस्था किया था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स वगैरह में ये सब होता है। बात समझे? ये मैकेनिज्म है। जैसे सपोज करो कि आप अपना पेट्रोल रखे थे, ठीक है ना, पेट्रोल आप रखे थे कि हमको यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर जाना है, ठीक है ना, अचानक से आपको मतलब कि कहीं और दूर पुलिस, आप किसी का पैसा लेके भाग रहे थे, पुलिस भागना शुरू किया, तो एनर्जी, आप एक स्पीड से ज्यादा अगर भागोगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, समझ गए? उसकी जरूरत होती है, आपकी बॉडी की भी एक एवरेज एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना, कि इतना आप भागोगे तो एवरेज होगा, उससे ज्यादा भागोगे तो एक्स्ट्रा खर्च होगा आपका। उस तरह गाड़ी, कार, कोई भी चीज चलाते हो, क्योंकि सब सारे एनर्जी से ही चलते हैं, तो उनका जैसे कि मोटरसाइकिल का है, 40-50 के बीच में चलाओगे तो अच्छा माइलेज देगी, उससे ज्यादा चलाओगे तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। उस तरह कार का है, 100 से ज्यादा ऊपर चलाओगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये क्या होता है, एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। इसमें दो केस होते हैं, एक में आपका लैक्टिक एसिड निकलता है और एक में क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड लैक ऑफ ऑक्सीजन में निकलता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये चीजें, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड ईस्ट। ये दोनों ले रहा है, क्योंकि एनारोबिक में दो टाइप के रिएक्शन आपको मिलेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथेनॉल वाला केस में आपका ये बनेगा, ईस्ट में बनेगा। इथेनॉल वाला केस आपका कहाँ है? ईस्ट में बनेगा, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस से हम लोग इथेनॉल तैयार करते हैं, C2H5OH, ईस्ट वाले से, हाँ, ठीक है ना, ये चीज। चलिए यहाँ पर दोनों बेटा दिखाया गया है, इनमें दो, इसमें जो दो रिएक्शन है उनको जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। एक में आपका इथेनॉल तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, और एक में आपका लैक्टिक एसिड प्रिपेयर होगा। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, मसल्स में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड इन the absence of oxygen pyruvate is converted into lactic acid and energy. Clear? Yes. So glucose in cytoplasm in presence of oxygen, pyruvate in absence of oxygen। देखो ये तो आपका presence of oxygen में ये वाला फॉर्म टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा, यहाँ के बाद से आपका absence of oxygen जाएगा in muscle cells, ठीक है ना। मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसमें एक रिएक्शन आपको याद रखना है, इसमें दो रिएक्शन आपको याद रखना है। इसमें ये पूछा जाता है कि कहां पर होता है और एंड प्रोडक्ट क्या है। बात समझ गए? या तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछेगा और आपको ये